नमस्कार, द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही अहम विषय पर बात करने वाले हैं, खासकर हमारे उन श्रोताओं के लिए जो सीए इंटर जैन 26 अटेम्प्ट की तैयारी कर रहे हैं। हम फोकस करेंगे चैप्टर 3 रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल्स पर। हमारे पास आईसीएआई का स्टडी मटेरियल है और हमारा इरादा है कि इसके जो की कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे ऑडिट रिस्क, मटीरियलिटी, इंटरनल कंट्रोल्स और कंपनीज एक्ट के आईएफसी प्रोविजंस, एमसीक्यू पॉइंट्स, इन्हें बिल्कुल आसान हिंदी इंग्लिश मिक्स में समझें। तो चलिए शुरू करते हैं ये गहरी पड़ताल। बिल्कुल। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑडिट रिस्क की। सोचिए, एक ऑडिटर के लिए सबसे बड़ा डर क्या है? यही कि वो कह दे सब बढ़िया है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं, जबकि असल में उनमें कोई बड़ी गड़बड़ी हो, मटीरियल मिसस्टेटमेंट हो। इसी रिस्क को कि ऑडिटर एक इनअप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन दे सकता है जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मटीरियली मिसस्टेटेड हों, एसए 200 कहता है ऑडिट रिस्क। और जाहिर है ये रिस्क कोई ऑडिटर लेना नहीं चाहेगा। काफी सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, रेपुटेशन लॉस, पेनल्टीज। एग्जैक्टली, रेगुलेटरी एक्शन, लीगल इश्यूज, सब कुछ। तो ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव है इस रिस्क को एक एक्सेप्टेबली लो लेवल तक कम करना। इसके लिए उसे सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेना पड़ता है। अब ये ऑडिट रिस्क बनता कैसे है? इसके दो मेन कंपोनेंट्स हैं। पहला है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, जिसे हम आरएमएम कहते हैं, और दूसरा है डिटेक्शन रिस्क यानी डीआर। अच्छा, आरएमएम और डीआर। तो ऑडिट रिस्क इन दोनों का फंक्शन है, जैसे आरएमएम गुणा डीआर। हाँ बिल्कुल, आप इसे समझने के लिए कह सकते हैं ऑडिट रिस्क इज इक्वल टू आरएमएम इनटू डीआर। अब आरएमएम क्या है? ये वो रिस्क है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ऑडिट शुरू होने से पहले ही कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट मौजूद है, चाहे वो गलती से हो या फ्रॉड से। ये एंटिटी का रिस्क हुआ, ऑडिटर का नहीं। सही पकड़ा। ये एंटिटी के सर्कमस्टांसेस की वजह से होता है। ऑडिटर इसे सिर्फ असेस कर सकता है, कंट्रोल नहीं। ये आरएमएम दो लेवल पर हो सकता है, या तो ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पर जो पूरे एफएस को अफेक्ट करे, या फिर असर्शन लेवल पर किसी स्पेसिफिक अकाउंट बैलेंस, ट्रांजैक्शन क्लास या डिस्क्लोजर को लेकर। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से असर्शन लेवल आरएमएम के कंपोनेंट समझना बहुत जरूरी है। हाँ, ये आते हैं इनहेरेंट रिस्क आईआर और कंट्रोल रिस्क सीआर। इनमें काफी कंफ्यूजन होता है। आईआर क्या है? इनहेरेंट रिस्क, जैसा नाम से ही पता चल रहा है, वो रिस्क है जो किसी असर्शन में इनहेरेंटली मौजूद है, बिना किसी रिलेटेड कंट्रोल को सोचे। ये एंटिटी के नेचर, उसकी इंडस्ट्री या ट्रांजैक्शन की कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से होता है। जैसे मान लीजिए कोई बहुत कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है, तो उसमें गलती का चांस इनहेरेंटली ज्यादा है, ये आईआर है। या टेक्नोलॉजी तेजी से बदल रही है, तो इन्वेंट्री के ऑब्सोलीट होने का रिस्क है, ये भी आईआर है। अच्छा, मतलब ये तो बिजनेस का अपना रिस्क है, ऑडिटर कुछ नहीं कर सकता इसमें। तो फिर कंट्रोल रिस्क क्या है? कंट्रोल रिस्क है कि एंटिटी के जो अपने इंटरनल कंट्रोल्स हैं, वो उस मटेरियल मिसस्टेटमेंट को टाइम पर रोक नहीं पाएंगे या पकड़कर ठीक नहीं कर पाएंगे, प्रिवेंट और डिटेक्ट एंड करेक्ट नहीं कर पाएंगे। मतलब कंट्रोल्स हैं पर शायद इफेक्टिव नहीं है। वीक कंट्रोल्स मतलब हाई सीआर, स्ट्रॉन्ग कंट्रोल्स मतलब लो सीआर। जैसे कोई एग्जाम्पल? जैसे कैश को बिना लॉक के रखना, या ड्यूटीज का प्रॉपर सेग्रीगेशन ना होना, या मान लीजिए फायर एक्सटिंग्विशर्स एक्सपायर हो चुके हैं। ये सब कंट्रोल रिस्क बढ़ाते हैं। तो आरएमएम हुआ आईआर और सीआर का प्रोडक्ट। आरएमएम इक्वल्स टू आईआर इनटू सीआर। ठीक है, आईआर और सीआर एंटिटी साइड के रिस्क्स हो गए, जिन्हें ऑडिटर असेस करता है। अब आता है डिटेक्शन रिस्क। ये कौन कंट्रोल करता है? ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। बिल्कुल, डिटेक्शन रिस्क ऑडिटर के साइड का रिस्क है। ये वो रिस्क है कि ऑडिटर जो प्रोसीजर्स लगाएगा, वो उस मटेरियल मिसस्टेटमेंट को डिटेक्ट ही नहीं कर पाएंगे जो असल में मौजूद है और सीआर से बच निकला है। अच्छी बात यह है कि ये रिस्क ऑडिटर के कंट्रोल में है। अच्छा, कैसे कंट्रोल में है? ऑडिटर अपने ऑडिट प्रोसीजर्स की नेचर, टाइमिंग और एक्सटेंट एनटीई को एडजस्ट करके डीआर को मैनेज करता है। अगर आरएमएम ज्यादा है तो ऑडिटर को डीआर कम रखना होगा। इसके लिए उसे ज्यादा रिगरस प्रोसीजर्स करने होंगे, ज्यादा एविडेंस लेना होगा, एनटीई बढ़ाना होगा। डीआर के भी दो हिस्से हो सकते हैं, सैम्पलिंग रिस्क और नॉन सैम्पलिंग रिस्क। पर मेन बात है कि ये ऑडिटर मैनेज करता है। तो पूरी पिक्चर ये बनी, ऑडिट रिस्क इज इक्वल टू आईआर इंटू सीआर इंटू डीआर। ऑडिटर आईआर और सीआर को असेस करता है, फिर डिसाइड करता है कि डीआर कितना रखना है,
ताकि ओवरऑल ऑडिट रिस्क एक्सेप्टेबल लेवल पर रहे। काफी प्रोफेशनल जजमेंट लगता होगा इसमें। एग्जैक्टली ये कोई मैकेनिकल प्रोसेस नहीं है। प्रोफेशनल जजमेंट इज की। और इसी जजमेंट का एक और बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है मटीरियलिटी। SA 320। मटीरियलिटी, ये शब्द सुनते ही लगता है कोई बड़ी अमाउंट की गलती, पर क्या ये सिर्फ अमाउंट की बात है या कुछ और भी है? यहीं पर बात इंटरेस्टिंग हो जाती है। SA 320 कहता है कोई चीज मटेरियल है अगर उसका ओमिशन या मिसस्टेटमेंट यूजर्स के इकोनॉमिक डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कर सकता है। ये इन्फ्लुएंस अमाउंट, साइज और क्वांटिटी से भी आ सकता है और नेचर, क्वालिटी से भी। जैसे हो सकता है 5,000 रुपए का फ्रॉड अमाउंट में छोटा हो, पर अगर वो सीनियर मैनेजमेंट ने किया है तो वो कंट्रोल एनवायरनमेंट पर सवाल उठाता है और इसलिए मटेरियल माना जा सकता है। नेचर इज इंपॉर्टेंट। तो ये मटीरियलिटी लेवल तय करना प्योरली जजमेंटल है। ऑडिटर कैसे डिसाइड करता है? कोई गाइडलाइंस, कोई बेंचमार्क्स? जजमेंट तो है, पर बेंचमार्क्स यूज होते हैं। कॉमन बेंचमार्क्स हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स, PBT, टोटल रेवेन्यू, टोटल एसेट्स, नेट एसेट वैल्यू। कौन सा बेंचमार्क यूज करना है ये एंटिटी की सर्कमस्टांसेस पर डिपेंड करता है। यूजर्स किस चीज पर फोकस करते हैं, जैसे लिस्टेड प्रॉफिट मेकिंग कंपनी के लिए PBT का 5% एक स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है, जबकि नॉन प्रॉफिट के लिए शायद टोटल एक्सपेंसेस का 1% ज्यादा रेलेवेंट हो। और ये परसेंटेज भी जजमेंट है? हाँ, परसेंटेज भी जजमेंट है। बेंचमार्क चुना, फिर परसेंटेज अप्लाई किया। और हाँ, कुछ चीजें अमाउंट देखे बिना ही मटीरियल होती हैं। जैसे? स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स। एग्जैक्टली। कंपनीज एक्ट के डिस्क्लोजर्स जैसे रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस या शेड्यूल 3 के स्पेसिफिक डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स, इन्हें इनहेरेंटली मटेरियल माना जाता है, अमाउंट चाहे छोटा ही क्यों ना हो। ये एग्जाम में ध्यान रखना चाहिए। एक और टर्म आता है परफॉर्मेंस मटीरियलिटी। ये क्या है? एग्जाम में आ सकता है। परफॉर्मेंस मटीरियलिटी ओवरऑल मटीरियलिटी से कम सेट किया गया अमाउंट या अमाउंट्स हैं। इसे आप एक सेफ्टी मार्जिन या कुशन समझ सकते हैं। इसका पर्पस है कि जो छोटी छोटी अनकरेक्टेड या अनडिटेक्टेड मिस स्टेटमेंट्स हैं वो एग्रीगेट होकर ओवरऑल मटीरियलिटी लेवल को क्रॉस न कर जाएं। अच्छा, मतलब ये प्लानिंग स्टेज पर सेट होता है, ओवरऑल मटीरियलिटी से कम। हाँ, प्लानिंग स्टेज पे सेट होता है। ओवरऑल मटीरियलिटी पूरे FS के लिए होती है, परफॉर्मेंस मटीरियलिटी उससे कम, ताकि टेस्टिंग में थोड़ा मार्जिन रहे। इसे स्पेसिफिक अकाउंट्स के लिए भी सेट किया जा सकता है। क्या ये मटीरियलिटी लेवल ऑडिट के दौरान चेंज हो सकता है? और क्या इसे डॉक्यूमेंट करना जरूरी है? बिल्कुल। और जब ऑडिट के दौरान कोई नई इन्फॉर्मेशन मिलती है या सर्कमस्टेंसेस चेंज होते हैं तो ऑडिटर मटीरियलिटी लेवल को रिवाइज कर सकता है और करना भी चाहिए। और हाँ, SA 230 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से ऑडिटर को डॉक्यूमेंट करना होता है ओवरऑल मटीरियलिटी, परफॉर्मेंस मटीरियलिटी, स्पेसिफिक मटीरियलिटी अगर है तो, और कोई रिवीजन हुआ है तो उसका रीजन भी। मटीरियलिटी और ऑडिट रिस्क का रिलेशन कैसा है? इनवर्स है ना? करेक्ट, इनवर्स रिलेशनशिप है। अगर ऑडिटर हाई मटीरियलिटी लेवल सेट करता है, मतलब छोटी गलतियों को इग्नोर करने को तैयार है, तो एक्सेप्टेबल ऑडिट रिस्क लेवल बढ़ जाता है, मतलब वो कम डिटेल चेकिंग से काम चला सकता है। अगर मटीरियलिटी लेवल लो रखता है, मतलब छोटी गलतियों पर भी ध्यान देना है, तो उसे ज्यादा अश्योरेंस चाहिए, यानी एक्सेप्टेबल ऑडिट रिस्क कम हो जाता है और उसे ज्यादा काम करना पड़ेगा। ये दोनों कॉन्सेप्ट्स ऑडिट स्ट्रैटेजी बनाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, मटीरियलिटी समझ आ गया। अब ये अप्लाई करने के लिए और RMM असेस करने के लिए एंटिटी को समझना तो पड़ेगा। SA 315 इसी पर है, अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। इसमें ऑडिटर को क्या-क्या जानना होता है? ये बहुत कॉम्प्रिहेंसिव रिक्वायरमेंट है, ऑडिट की फाउंडेशन है ये। ऑडिटर को एंटिटी के बिजनेस को, उसके एनवायरनमेंट को, उसके इंटरनल कंट्रोल को समझना होता है। मोटे तौर पे इसमें शामिल हैं एंटिटी की इंडस्ट्री कैसी है, रेगुलेटरी फैक्टर्स क्या हैं जैसे लॉज, एक्सटर्नल फैक्टर्स, कंपटीशन, इकोनॉमी, एंटिटी का नेचर क्या है, ऑपरेशंस, ओनरशिप, गवर्नेंस, इन्वेस्टमेंट्स, स्ट्रक्चर, फाइनेंसिंग, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स या रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस पर खास ध्यान, अकाउंटिंग पॉलिसीज कौन सी यूज हो रही हैं, क्यों हो रही हैं, क्या वो अप्रोप्रिएट हैं, चेंजेस हुए हैं तो क्यों, एंटिटी के ऑब्जेक्टिव्स और स्ट्रैटेजीज क्या हैं और उनसे जुड़े बिजनेस रिस्क क्या हैं जो RMM बन सकते हैं। एंटिटी अपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसे मेजर और रिव्यू करती है, KPIs, बजट्स, वेरिएंस एनालिसिस, ये सब। बाप रे, काफी कुछ समझना पड़ता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन ऑडिटर को RMM आइडेंटिफाई करने, मटेरियलिटी सेट करने और ओवरऑल ऑडिट प्लान बनाने में मदद करती है। प्रिसाइसली, ये अंडरस्टैंडिंग एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस देती है। इससे पता चलता है कहाँ रिस्क ज्यादा हो सकता है, कहाँ फोकस करना है। ये कोई वन टाइम एक्टिविटी नहीं है,
ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, पूरे ऑडिट के दौरान चलती रहती है। ठीक है, अब आते हैं चैप्टर 3 के बिल्कुल कोर पर, इंटरनल कंट्रोल, आईसी। आईसी क्या है और ऑडिटर के लिए ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? इंटरनल कंट्रोल ऐसे 315 के अनुसार एक प्रोसेस है जिसे कौन डिजाइन, इंप्लीमेंट और मेंटेन करता है? मैनेजमेंट और दोज चार्ज्ड विद गवर्नेंस, TCWG। क्यों? ताकि एंटिटी अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर सके। ऑडिटर के लिए सबसे रिलेवेंट ऑब्जेक्टिव है रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। वैसे आईसी के और भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशंस, सेफगार्डिंग ऑफ एसेट्स, कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशंस। ऑडिटर को आईसी समझना इसलिए जरूरी है ताकि वो पोटेंशियल मिसस्टेटमेंट्स के टाइप्स पहचान सके, RMM फैक्टर्स को समझ सके और अपने ऑडिट प्रोसीजर्स, NTE, डिजाइन कर सके। लेकिन इंटरनल कंट्रोल्स परफेक्ट तो नहीं होते, इनकी लिमिटेशंस होती हैं, जैसे ह्यूमन एरर, कल्यूजन, मैनेजमेंट ओवरराइड। ये लिमिटेशंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। आईसी फूल प्रूफ नहीं है, ये सिर्फ रीजनेबल अश्योरेंस देता है, एब्सोल्यूट नहीं। इसकी इनहेरेंट लिमिटेशंस हैं जो एग्जाम के लिए याद रखनी चाहिए। ह्यूमन जजमेंट में एरर हो सकता है, कंट्रोल्स ब्रेक डाउन हो सकते हैं ह्यूमन एरर की वजह से, कोल्यूजन, 2 या ज्यादा लोग मिलकर कंट्रोल को बाईपास कर सकते हैं, मैनेजमेंट ओवरराइड, मैनेजमेंट खुद ही कंट्रोल्स को ओवरराइड कर सकती है, कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट, कंट्रोल लगाने का खर्चा उसके बेनिफिट से ज्यादा हो सकता है, स्मॉल एंटिटीज में सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज मुश्किल होता है। इंटरनल कंट्रोल के 5 कंपोनेंट्स भी हैं, ये अक्सर MCQs में पूछ लेते हैं। क्या है वो? हाँ, ये 5 इंटरकनेक्टेड कंपोनेंट्स याद रखने जरूरी हैं। एक, कंट्रोल एनवायरनमेंट, ये फाउंडेशन है। इसमें मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी, एथिकल वैल्यूज, कॉम्पिटेंस, गवर्नेंस का रोल, मैनेजमेंट की फिलॉसफी, स्ट्रक्चर, अथॉरिटी, HR पॉलिसीज आती हैं। बेसिकली टोन एट द टॉप। दूसरा, एंटिटीज रिस्क असेसमेंट प्रोसेस। एंटिटी खुद अपने बिजनेस रिस्क्स को फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से रेलेवेंट कैसे आइडेंटिफाई, एनालाइज और मैनेज करती है। तीसरा, इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड कम्युनिकेशन। इसमें IT और मैनुअल सिस्टम्स आते हैं जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए रेलेवेंट है। ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स और रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज का कम्युनिकेशन भी इसी का पार्ट है। चौथा, कंट्रोल एक्टिविटीज। ये वो स्पेसिफिक पॉलिसीज और प्रोसीजर्स हैं जो मैनेजमेंट डायरेक्टिव्स को कैरी आउट करते हैं, जैसे ऑथराइजेशंस, रिकंसिलिएशंस, परफॉर्मेंस रिव्यूज, फिजिकल कंट्रोल्स, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, SOD। पांचवा, मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल्स। मैनेजमेंट कैसे टाइम टू टाइम ये असेस करती है कि कंट्रोल्स इफेक्टिव है या नहीं। इसमें ऑनगोइंग एक्टिविटीज और सेपरेट इवैल्यूएशंस जैसे इंटरनल ऑडिट दोनों आते हैं। क्या ऑडिटर को एंटिटी के सारे कंट्रोल समझने होते हैं या सिर्फ कुछ स्पेसिफिक? नहीं, सारे नहीं। ऑडिटर का फोकस उन कंट्रोल्स पर होता है जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की रिलायबिलिटी से रिलेटेड हैं और जो RMM असेसमेंट के लिए रेलेवेंट हैं। रेलेवेंस जज करते वक्त ऑडिटर देखता है मटीरियलिटी, रिलेटेड रिस्क का सिग्निफिकेंस, एंटिटी की साइज और कॉम्प्लेक्सिटी, लीगल रिक्वायरमेंट्स, कंट्रोल का नेचर, मैनुअल है या ऑटोमेटेड वगैरह। अच्छा, कंट्रोल्स को समझने के बाद ऑडिटर उन्हें इवैल्यूएट कैसे करता है? क्या मेथड्स हैं? ये भी MCQ पॉइंट हो सकता है। ऑडिटर ऑडिट IC सिस्टम को समझने और डॉक्यूमेंट करने के लिए कई मेथड्स यूज कर सकता है। कॉमनली यूज्ड है नैरेटिव रिकॉर्ड, सिस्टम का डिटेल्ड रिटन डिस्क्रिप्शन, छोटी एंटिटीज के लिए ठीक है, चेकलिस्ट, स्टैंडर्ड क्वेश्चंस की लिस्ट, यस, नो, NMA आंसर होते हैं, इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर, ICQ, ये ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव होता है। इसमें स्पेसिफिक क्वेश्चंस होते हैं कंट्रोल वीकनेसेस आइडेंटिफाई करने के लिए, काफी पॉपुलर है। फ्लो चार्ट, सिस्टम का विजुअल रिप्रेजेंटेशन, कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स को समझने में हेल्प करता है। मेथड का चॉइस ऑडिटर के जजमेंट और एंटिटी की कॉम्प्लेक्सिटी पर डिपेंड करता है। इवैल्यूएशन के बाद आता है टेस्टिंग ऑफ कंट्रोल्स, TOC। ये SA 330 में है। ये क्यों जरूरी है? सिर्फ समझने से काम नहीं चलता, समझने और इवैल्यूएट करने से पता चलता है कि कंट्रोल डिजाइन कैसा है, कागज पे कैसा दिखता है, पर क्या वो कंट्रोल असल में इफेक्टिवली ऑपरेट कर रहा है। पूरे पीरियड के दौरान ये जानने के लिए टेस्टिंग ऑफ कंट्रोल्स करना पड़ता है। SA 330 कहता है कि TOC तब परफॉर्म करने हैं जब A, ऑडिटर कंट्रोल्स की ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस पर रिलाई करना चाहता है ताकि वो सब्सटैंटिव टेस्टिंग का एक्सटेंड कम कर सके, या B, जब सिर्फ सब्सटैंटिव प्रोसीजर से सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिलना पॉसिबल ना हो, जैसे हाईली ऑटोमेटेड सिस्टम्स में। अच्छा, और TOC में करते क्या है? प्रोसीजर्स क्या होते हैं? प्रोसीजर्स में शामिल है इंक्वायरी, लोगों से पूछना, ऑब्जर्वेशन, कंट्रोल को काम करते हुए देखना, इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, एविडेंस देखना कि कंट्रोल अप्लाई हुआ है
जैसे इनवॉइस पर अप्रूवल स्टैंप। रीपरफॉर्मेंस, ऑडिटर खुद कंट्रोल एक्टिविटी को दोबारा करके देखता है, जैसे बैंक रिकंसिलिएशन खुद बनाना। टेस्टिंग आईटी कंट्रोल्स, ऑटोमेटेड कंट्रोल्स को टेस्ट करना। इंपॉर्टेंट पॉइंट, सिर्फ इंक्वायरी काफी नहीं होती, उसे ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन या रीपरफॉर्मेंस के साथ कंबाइन करना पड़ता है। और अगर टीओसी में डिविएशंस मिले, मतलब कंट्रोल फेल हो रहा है, तब ऑडिटर क्या करेगा? अगर डिविएशंस मिलते हैं तो ऑडिटर को स्पेसिफिक इंक्वायरीज करनी होंगी। समझना होगा कि डिविएशन क्यों हुआ, इसका कॉन्सिक्वेंस क्या है। फिर वो डिटर्मिन करेगा कि क्या वो अब भी कंट्रोल्स पर रिलाई कर सकता है, क्या एडिशनल टीओसी जरूरी है, या फिर उसे सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स का नेचर या एक्सटेंट बढ़ाना पड़ेगा। आजकल आईटी का यूज बहुत ज्यादा है। ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट का ऑडिट पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है? बिल्कुल, ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट मतलब बिजनेस प्रोसेसेस में आईटी सिस्टम्स का सिग्निफिकेंट यूज। ऑडिटर को आईटी एनवायरनमेंट समझना होता है। इसमें रिस्क्स होते हैं जैसे इनएक्यूरेट प्रोसेसिंग, अनऑथराइज्ड एक्सेस, डेटा लॉस, लैक ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज इन आईटी। इन आईटी रिस्क्स को एड्रेस करने के लिए आईटी कंट्रोल्स होते हैं। एग्जाम के लिए इनके टाइप्स जानना जरूरी है। ये एक और एमसीक्यू पॉइंट है। मेनली 3 टाइप्स के आईटी कंट्रोल्स होते हैं। 1. जनरल आईटी कंट्रोल्स, GITCs। ये फाउंडेशनल कंट्रोल्स हैं जो ओवरऑल आईटी एनवायरनमेंट को सपोर्ट करते हैं, जैसे डेटा सेंटर ऑपरेशंस, प्रोग्राम चेंज कंट्रोल्स, एक्सेस सिक्योरिटी, सिस्टम डेवलपमेंट कंट्रोल्स। 2. एप्लीकेशन कंट्रोल्स। ये स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस के अंदर होते हैं, डेटा की कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी, वैलिडिटी इंश्योर करने के लिए, जैसे इनपुट वैलिडेशन चेक्स, सीक्वेंस चेक्स। ये ऑटोमेटेड भी हो सकते हैं, मैनुअल भी। 3. आईटी डिपेंडेंट मैनुअल कंट्रोल्स। ये मैनुअल कंट्रोल्स होते हैं, लेकिन ये आईटी जनरेटेड रिपोर्ट्स या डेटा पर रिलाई करते हैं। इनकी इफेक्टिवनेस GITs पे डिपेंड करती है। खराब है तो एप्लीकेशन कंट्रोल्स पर रिलाई करना मुश्किल हो जाता है, भले ही वो डिजाइन में अच्छे लगे। ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में टेस्टिंग कैसे होती है? कैट्स वगैरह? स्टैंडर्ड टेस्टिंग मेथड्स, इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन, रीपरफॉर्मेंस तो यूज होते ही हैं। इसके अलावा ऑडिटर्स कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिटिंग टेक्निक्स, या जिन्हें अब डेटा एनालिटिक्स टूल्स कहते हैं, जैसे आइडिया, ACL, वो यूज करते हैं। ये लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा को एफिशिएंटली टेस्ट करने में हेल्प करते हैं, जैसे डेटा की कंप्लीटनेस चेक करना, सैंपल सिलेक्ट करना, रिकम्प्यूटेशन करना, डुप्लीकेट एंट्रीज ढूंढना, जर्नल एंट्री टेस्टिंग करना। डिजिटल ऑडिट इसी का एडवांस्ड रूप है। ठीक है, अब आते हैं कंपनीज एक्ट 2013 पर। इसने इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स IFC पर काफी जोर दिया है। इसके बारे में बताइए संक्षेप में। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शंस है इसमें। IFC कंपनीज एक्ट 2013 का एक की रिक्वायरमेंट है। IFC का मतलब है वो पॉलिसीज और प्रोसीजर्स जो इंश्योर करें रिलायबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, effectiveness and efficiency of operations, safeguarding of assets, compliance with laws and regulations, prevention and detection of frauds and errors. की sections जो एग्जाम के लिए very important हैं, section 134(5)(e), director's responsibility statement, listed costs के लिए mandatory, दूसरों के लिए भी relevant. डायरेक्टर्स को स्टेट करना पड़ता है कि उन्होंने एडिक्वेट IFC ले डाउन किए हैं और वो ऑपरेट कर रहे हैं इफेक्टिवली। सेक्शन 143(3)(i), ऑडिटर को अपने रिपोर्ट में स्टेट करना होता है कि क्या कंपनी के पास एडिक्वेट IFC सिस्टम है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के रेफरेंस से, और क्या वो इफेक्टिवली ऑपरेट कर रहा है। इंपॉर्टेंट एग्जेम्पशन, ये ऑडिटर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट कुछ प्राइवेट कंपनीज पर अप्लाई नहीं होती, स्मॉल कंपनीज, 1% कंपनीज, और ऐसी प्राइवेट कंपनीज जिनका टर्नओवर पिछले फाइनेंशियल ईयर में 50 करोड़ रुपए से कम है, एंड जिनकी एग्रीगेट बोरोइंग्स बैंक्स, FIs, बॉडी कॉर्पोरेट से किसी भी पॉइंट पर 25 करोड़ रुपए से कम है। ये क्राइटेरिया MCQ के लिए क्रिटिकल है। सेक्शन 177(4)(7), ऑडिट कमेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है IFC एवेल्युएट करने की। सेक्शन 149(8) शेड्यूल 4, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को सेटिस्फाई होना होता है फाइनेंशियल कंट्रोल्स की इंटेग्रिटी और रोबस्टनेस पर। तो मतलब IFSC लगाना और मेंटेन करना मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है, और ऑडिटर को अनलेस एग्जेम्प्टेड उसे इवैल्यूएट करके रिपोर्ट करना है। ठीक है, अब जब ऑडिटर ने रिस्क असेस कर लिए, कंट्रोल्स समझ लिए, टेस्ट कर लिए, तो उसका रिस्पॉन्स क्या होगा? ऐसे 330 पे वापस आते हैं, द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सेज टू असेस्ड रिस्क्स। एग्जैक्टली, रिस्क असेसमेंट के बाद ऑडिटर रिस्पॉन्स प्लान बनाता है। ऐसे 330 गाइड करता है। इसमें 2 तरह के रिस्पॉन्सेज होते हैं। 1. ओवरऑल रिस्पॉन्सेज,
जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पर आरएमएम को एड्रेस करते हैं, जैसे ऑडिट टीम में एक्सपीरियंस बढ़ाना, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मेंटेन करना, सुपरविजन बढ़ाना, ऑडिट स्ट्रैटेजी एडजस्ट करना। 2 फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स, जो असर्शन लेवल पर आरएमएम को एड्रेस करते हैं। इनका नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट एनटीई असेस्ड रिस्क पर डिपेंड करता है। हायर असेस रिस्क मतलब मोर परसुएसिव ऑडिट एविडेंस चाहिए, मतलब एनटीई बढ़ेगा। फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स में क्या आता है? इसमें 2 मेन कैटेगरीज हैं। टेस्ट्स ऑफ कंट्रोल्स, टीओसी, जैसा हमने पहले डिस्कस किया, ये कंट्रोल्स की ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस चेक करने के लिए होते हैं, अगर ऑडिटर उन पर रिलाई करना चाहता है। दूसरा, सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स, इनका पर्पस है सीधे मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स को डिटेक्ट करना असर्शन लेवल पर। इंपॉर्टेंट पॉइंट, SA 330 कहता है कि हर मटेरियल क्लास ऑफ ट्रांजैक्शंस, अकाउंट बैलेंस और डिस्क्लोजर के लिए सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स परफॉर्म करने ही करने हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ द असेस्ड रिस्क्स ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। ऐसा क्यों? क्योंकि कंट्रोल्स की इनहेरेंट लिमिटेशंस होती हैं। अच्छा, सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स मैंडेटरी हैं फॉर मटेरियल आइटम्स। इनके टाइप्स क्या हैं? सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स के 2 टाइप्स हैं। ए, टेस्ट्स ऑफ डिटेल्स, TOD। ये स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस या अकाउंट बैलेंसेस की डिटेल्स चेक करते हैं। इसके फर्दर 2 पार्ट्स हैं। II, टेस्ट्स ऑफ डिटेल्स ऑफ ट्रांजैक्शंस, वाउचिंग एंड ट्रेसिंग। इसमें ट्रांजैक्शंस को सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट से चेक करते हैं, जैसे सेल्स इनवॉइस को रिकॉर्डेड सेल्स एंट्री से मिलाना, वाउचिंग, या सोर्स डॉक्यूमेंट से रिकॉर्डिंग तक चेक करते हैं, ट्रेसिंग। II, टेस्ट्स ऑफ डिटेल्स ऑफ बैलेंसेस, वेरिफिकेशन। इसमें ईयर एंड अकाउंट बैलेंसेस की एग्जिस्टेंस, ओनरशिप, वैल्यूएशन, कंप्लीटनेस चेक करते हैं, जैसे फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, डेटा कॉन्फर्मेशंस, स्टॉक काउंट ऑब्जर्वेशन। बी, सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स, SAP। इसमें फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल डेटा के बीच प्लॉजिबल रिलेशनशिप्स को एनालाइज करते हैं, जैसे रेशियो एनालिसिस, ट्रेंड एनालिसिस, रीजनेबलनेस टेस्ट्स, जैसे रेंट इनकम को प्रॉपर्टी एरिया और रेट से कंपेयर करना। बी, सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स, SAP। प्रोसीजर्स का मिक्स कैसे डिसाइड करता है, कब कौन सा ज्यादा करना है? ये रिस्क असेसमेंट पर डिपेंड करता है। अगर असेसमेंट ये है कि कंट्रोल्स इफेक्टिव हैं, लो CR, और ऑडिटर उन पे रिलाई करना चाहता है, तो वो TOC परफॉर्म करेगा। अगर TOC के रिजल्ट सेटिस्फैक्ट्री हैं, तो वो सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स का एक्सटेंट कम कर सकता है, खासकर TOD। लेकिन अगर कंट्रोल्स वीक हैं, हाई CR, या ऑडिटर रिलाई नहीं करना चाहता, तो उसे सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स पे ज्यादा रिलाई करना होगा, मतलब ज्यादा TOD और SAP परफॉर्म करने होंगे। प्रोसीजर्स का नेचर, क्या करना है, टाइमिंग, कब करना है, इंटरिम या ईयर एंड, और एक्सटेंट, कितना करना है, सैंपल साइज, ये सब असेस्ड RMM पर डिपेंड करता है। हायर द रिस्क, मोर रिगरस द प्रोसीजर्स। तो ये थी हमारी आज की गहरी पड़ताल रिस्क असेसमेंट और इंटरनल कंट्रोल पर, खास तौर पर CA इंटर Jan 26 एग्जाम के नजरिए से। हमने ऑडिट रिस्क के कॉम्पोनेंट्स IR, CR, DR, मटीरियलिटी का कॉन्सेप्ट, परफॉर्मेंस मटीरियलिटी सहित एंटिटी और उसके एनवायरनमेंट को समझने की इंपॉर्टेंस, इंटरनल कंट्रोल के कॉम्पोनेंट्स, लिमिटेशंस, इवैल्यूएशन और टेस्टिंग, ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट और IT कंट्रोल्स, कंपनीज एक्ट के तहत IFC रिक्वायरमेंट्स, एग्जेम्पशंस के साथ, और ऑडिटर्स रिस्पॉन्स, TOC, सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स, TOD, SAP जैसे की एरियाज को कवर किया। essays 200, 315, 320 और 330 के कॉन्टेक्स्ट में। What's really fascinating here is ये देखना कि ये सब कॉन्सेप्ट्स आपस में जुड़े कैसे हैं। रिस्क असेसमेंट डायरेक्टली ड्राइव करता है कि ऑडिटर आगे क्या करेगा। RMM असेसमेंट और ऑडिटर्स रिस्पॉन्स, NTE ऑफ प्रोसीजर्स का लिंकेज ही ऑडिट का कोर है। और हर स्टेप पर प्रोफेशनल जजमेंट कितना क्रूशल है, रिस्क समझने से लेकर मटीरियलिटी तय करने, प्रोसीजर्स डिजाइन करने और एविडेंस इवैल्यूएट करने तक। बिल्कुल, उम्मीद है ये डिस्कशन हमारे लिसनर्स की एग्जाम प्रिपरेशन में वैल्यू ऐड करेगा। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? इसका मतलब है कि सिर्फ डेफिनेशंस रटना काफी नहीं है। कॉन्सेप्ट्स की डीप अंडरस्टैंडिंग, उनके पीछे का व्हाई और ऐसे व एक्ट के रेलेवेंट सेक्शन से लिंकेज समझना की है। PYQs और RTPs प्रैक्टिस करना एप्लीकेशन समझने के लिए बहुत जरूरी है। And this raises an important question for our listeners to think about.
इंटरनल कंट्रोल की लिमिटेशंस को देखते हुए स्पेशली मैनेजमेंट ओवरराइड का रिस्क जो अक्सर फ्रॉड में होता है, एक ऑडिटर ऐसे सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स कैसे डिजाइन कर सकता है जो स्पेसिफिकली मैनेजमेंट ओवरराइड के रिस्क को एड्रेस करे, पर्टिकुलरली उन एरियाज में जहां सिग्निफिकेंट मैनेजमेंट जजमेंट्स या एस्टिमेट्स इन्वॉल्व हों, जैसे प्रोविजंस फॉर बैड डेब्ट्स, इन्वेंट्री वैल्यूएशन या फेयर वैल्यू एस्टिमेशंस। इस पर जरूर सोचिएगा। बेहतरीन सवाल। सोचने के लिए एक बहुत ही रेलेवेंट पॉइंट छोड़ा है आपने। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय की गहरी पड़ताल के साथ। धन्यवाद।